क्या हो एलियंस ही हमारे असली पूर्वज हो? जब इस धरती पर किसी इंसान को खेती तक नहीं करना आता था, जब वह जंगलियों की तरह रहता था, तब कुछ लोगों ने ऐसे पत्थर की संरचनाएं बनाई जो आज भी मौजूद हैं। उन्होंने खेती करी, भाषा बनाई और न जाने कितने आविष्कार किए, लेकिन कैसे? क्या यह सबसे बड़े सबूत नहीं कि एलियंस ही हमारे ईश्वर थे और वे समय समय पर धरती पर आकर मनुष्यों को ज्ञान देते थे और चले जाते थे ताकि वो मनुष्य दूसरों को भी सिखा सके और धरती पर जी सके? आप खुद ही सोच के देखिए, जिस मानव को जंगल में ढंग से जीना नहीं आता, वो आखिर ये सब कैसे बना सकता था? और आज भी मानव इतनी आधुनिक मशीनों के बाद भी ऐसी संरचनाएं बनाने में असमर्थ है। तो ये चीजें जरूर किसी दूसरी दुनिया के लोगों की मदद के बिना तो नहीं बन सकती थी। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, द ओरिजिन ऑफ द ओल्मेक कोलोसल हेड्स। 19वीं सदी के आखिरी सालों में मेक्सिको के दक्षिणी वेराक्रूज इलाके में एक आम सा दिन था। मौसम उमस भरा था, चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था और मच्छरों की भरमार थी। एक किसान अपने हाथ में माचेते लिए झाड़ियां काट रहा था। उसका मकसद बस इतना था कि जमीन साफ करके वहां मक्का उगाया जा सके। न उसे इतिहास में दिलचस्पी थी, न किसी खोज की उम्मीद। लेकिन तभी अचानक उसका माचेते किसी बेहद सख्त चीज से टकराया। आवाज अलग थी, लकड़ी या साधारण पत्थर जैसी नहीं। किसान ने मिट्टी हटानी शुरू की और जैसे जैसे जमीन साफ होती गई, एक चेहरा बाहर आने लगा। यह कोई छोटा पत्थर नहीं था, बल्कि एक विशाल इंसानी चेहरा था जो जमीन के नीचे दबा हुआ था। आंखें, नाक, होंठ, सब कुछ साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान 3000 साल बाद अचानक जमीन के भीतर से झांक रहा हो। यही वह पल था जब दुनिया ने पहली बार ओल्मेक के विशाल पत्थर के सिरों को देखा। यह खोज किसी पुरातत्व खुदाई का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक संयोग था। बाद में जब इस सिर को पूरी तरह बाहर निकाला गया, तो साफ हो गया कि यह कोई अकेला नमूना नहीं है। आने वाले वर्षों में मेक्सिको के अलग अलग इलाकों से ऐसे कुल 17 विशाल पत्थर के सिर खोजे गए। ये सभी सिर आकार में बेहद बड़े थे। कुछ लगभग 8 फीट ऊंचे थे, कुछ 9 फीट से भी ज्यादा। इनका वजन इतना ज्यादा था कि एक एक सिर 8 से 10 टन तक भारी था। यह साफ था कि इन्हें बनाने वाले लोग किसी साधारण समाज से नहीं थे। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये सिर ओल्मेक सभ्यता के शासकों चित्र थे, यानी ये किसी देवता या कल्पना की उपज नहीं थे, बल्कि असली इंसानों पर आधारित थे। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि हर सिर का चेहरा अलग है। किसी की नाक चौड़ी है, किसी के होंठ मोटे हैं, किसी की आंखों का आकार अलग है। अगर ये सिर्फ प्रतीकात्मक मूर्तियां होती तो सभी एक जैसी होती, लेकिन यहाँ हर चेहरा अलग पहचान रखता है। इससे लगता है कि ये किसी खास व्यक्ति को दिखाने के लिए बनाए गए थे, शायद राजा, मुखिया या सत्ता में बैठे लोग। इन सिरों पर जो टोपी या हेलमेट जैसे डिजाइन बने हुए हैं, वे भी काफी दिलचस्प हैं। ये साधारण सजावट नहीं है। इनमें जानवरों के पंजों, खासकर जगुआर जैसे शक्तिशाली जानवरों के संकेत मिलते हैं। ओल्मेक संस्कृति में जगुआर को ताकत, डर और धार्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। संभव है कि ये टोपी किसी धार्मिक पद, युद्ध से जुड़े सम्मान या सत्ता की पहचान हो। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ओल्मेक शासक सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि धार्मिक व्यक्ति भी थे, जिन्हें आम लोग देवताओं और इंसानों के बीच का माध्यम मानते थे। आज ये पत्थर के सिर एक ही रंग के फीके और पुराने लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को इन पर रंगों के निशान मिले हैं। इसका मतलब यह है कि ये सिर कभी रंगे हुए थे। लाल, काले और दूसरे गहरे रंगों का इस्तेमाल किया गया था ताकि ये दूर से भी साफ दिखे। यानी ये मूर्तियां किसी अंधेरे कोने में छिपाने के लिए नहीं थीं, बल्कि खुले में रखी जाती थीं ताकि लोग उन्हें देख सकें और पहचान सकें। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ओल्मेक लोग इतने सक्षम थे कि इतने बड़े पत्थर तराश सकें, तो उन्होंने पूरे शरीर की मूर्तियां क्यों नहीं बनाई?
सिर्फ सिर ही क्यों? यह सवाल आज भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ओल्मेक संस्कृति में सिर को सोच, पहचान और शक्ति का केंद्र माना जाता था। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन सिर व्यक्ति की पहचान को जिंदा रखता है। शायद इसलिए उन्होंने पूरे शरीर की जगह सिर्फ सिर को अमर करने का फैसला किया। लेकिन इन सिरों से जुड़ा सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यह नहीं है कि इन्हें तराशा कैसे गया, बल्कि यह है कि इन्हें लाया कैसे गया। जिस पत्थर से ये बनाए गए हैं वह उस जगह मौजूद नहीं था जहां ये सिर पाए गए। ये पत्थर सिएरा दे लॉस टक्सटलास नाम की पहाड़ियों से लाए गए थे, जो कई जगहों पर 30 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं। उस समय न पहिया था, न घोड़े, न धातु के औजार। फिर भी ओल्मेक लोगों ने 8-10 टन वजन के पत्थरों को घने जंगलों, दलदलों और नदियों के पार पहुंचाया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसके लिए लकड़ी के लट्ठों को रोलर की तरह इस्तेमाल किया गया होगा। कुछ जगहों पर अस्थायी रास्ते बनाए गए होंगे और नदियों का सहारा लिया गया होगा। लेकिन यह सब तभी संभव था जब बड़ी संख्या में लोग मिलकर काम करें। यह सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि सामूहिक मेहनत और संगठन का उदाहरण था। यह दिखाता है कि ओल्मेक समाज कितना संगठित और अनुशासित रहा होगा। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। सैकड़ों लोग रस्सियों से बंधे एक विशाल पत्थर को खींच रहे हैं। चारों तरफ कीचड़ है, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी काम रुका नहीं है। यह सिर्फ एक मूर्ति को लाने का काम नहीं था, बल्कि शायद एक धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान भी था, जिसमें पूरे समुदाय की भागीदारी जरूरी थी। आज ये विशाल पत्थर के सिर ज्यादातर संग्रहालयों या शहरों के खुले स्थानों में रखे हुए हैं, लेकिन उनका असर आज भी वैसा ही है। वे बिना कुछ कहे खड़े रहते हैं, जैसे अपने समय की कहानी सुना रहे हों। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं है, क्या ये 17 सिर ही सब कुछ हैं, या अभी भी मेक्सिको की जमीन के नीचे, जंगलों और खेतों के नीचे ऐसे और चेहरे दबे हुए हैं जो किसी अगले किसान के माचेते का इंतजार कर रहे हैं। ओल्मेक के ये विशाल पत्थर के सिर सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये सवाल हैं। ऐसे सवाल जो 3000 साल बाद भी हमारे सामने खड़े हैं और आज भी पूरी तरह जवाब नहीं मिले हैं। नंबर 2, द ओल्मेक हेड्स अफ्रीकन। जब कोई प्राचीन सभ्यता अपने पीछे विशाल पत्थर के स्मारक, जटिल कला और विकसित बस्तियां छोड़ जाए, लेकिन अपने बारे में एक भी साफ लिखित रिकॉर्ड न छोड़े, तो खाली जगह को कहानियां भर देती हैं। ठीक यही ओल्मेक सभ्यता के साथ हुआ। मुख्यधारा के इतिहासकार उन्हें पूरी तरह अमेरिका की स्वदेशी सभ्यता मानते हैं, लेकिन वर्षों से कुछ लोग यह दावा करते आए हैं कि ओल्मेक कहीं बाहर से आए थे। सबसे चर्चित दावा यह है कि ओल्मेक के विशाल पत्थर के सिर अफ्रीकी लोगों से मिलते जुलते हैं और शायद उनके पूर्वज अफ्रीका से आए थे। इसके अलावा कुछ लोग चीन की शांग वंश से संबंध जोड़ते हैं, तो कुछ नॉर्डिक या वाइकिंग प्रभाव की बात करते हैं। सवाल यह है, इन दावों में कितना सच है? सबसे पहले अफ्रीकी सिद्धांत की बात करें। यह विचार 19वीं सदी से ही सामने आने लगा था। जब पहला विशाल पत्थर का सिर मिला, तो कुछ लोगों ने उसके चेहरे की बनावट देखकर कहा कि यह अफ्रीकी चेहरे जैसा दिखता है। चौड़ी नाक, मोटे होंठ और कुछ खास चेहरे के भाव, इन बातों को आधार बनाकर यह कहा गया कि शायद ओल्मेक लोग अफ्रीकी मूल के थे, जो हजारों साल पहले समुद्र पार करके मेक्सिको पहुंचे। बाद में कुछ लेखकों और विचारकों ने इस विचार को और फैलाया। उन्होंने सुझाव दिया कि पश्चिमी अफ्रीका के माइंडिंग या माली क्षेत्र के लोग समुद्री यात्रा करके अमेरिका तक पहुंच सकते थे। यह तर्क पूरी तरह असंभव नहीं लगता, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि प्राचीन लोग समुद्री यात्राएं करने में सक्षम थे। 20वीं सदी में कुछ शोधकर्ताओं ने प्रयोग करके दिखाया कि साधारण नावों या बेड़ों के सहारे अफ्रीका से अटलांटिक पार किया जा सकता है। इससे यह संभावना तो बनती है कि समुद्री संपर्क हो सकता था, लेकिन संभावना और प्रमाण में बहुत फर्क होता है। अब तक पुरातत्व, आनुवंशिकी या भाषा विज्ञान से ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो यह साबित करे कि ओल्मेक लोगों की जड़ें अफ्रीका में थीं।
न तो डीएनए में ऐसा संकेत मिला है, न ही अफ्रीकी संस्कृति के स्पष्ट निशान मेसो अमेरिका में पाए गए हैं। जो लोग चेहरे की समानता का तर्क देते हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या है, चेहरे की बनावट। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्वाभाविक रूप से मिल सकती है। सिर्फ मोटे होंठ या चौड़ी नाक के आधार पर किसी सभ्यता को किसी महाद्वीप से जोड़ देना वैज्ञानिक दृष्टि से कमजोर तर्क माना जाता है। कुछ लोगों ने लेखन प्रणाली को भी आधार बनाया। उन्होंने दावा किया कि ओल्मेक या माया लिपि में अफ्रीकी लिपियों से समानता है, लेकिन मुख्य धारा के विद्वानों ने माया लिपि का सफलतापूर्वक अनुवाद किया है और उसमें अफ्रीकी भाषाई जड़ का कोई संकेत नहीं मिला। ओल्मेक की लिखावट पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए उस पर आधारित तुलना और भी संदिग्ध मानी जाती है। इसके बाद आता है चीनी सिद्धांत। 20वीं सदी के 70 के दशक में कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि चीन की शांग वंश के लोग किसी कारण से अमेरिका पहुंचे और उन्होंने ओल्मेक सभ्यता की नींव रखी। इस तर्क का आधार कुछ प्रतीकों और कला शैली की समानता थी। दोनों संस्कृतियों में जेड पत्थर का उपयोग होता था। दोनों में कुछ आकृतियां मिलती जुलती लगती थीं, लेकिन दुनिया की कई सभ्यताओं ने जेड का इस्तेमाल किया है क्योंकि वह एक मजबूत और आकर्षक पत्थर है। सिर्फ जेड के उपयोग से दो सभ्यताओं को जोड़ देना बहुत सरल निष्कर्ष माना जाता है। लेखन के प्रतीकों में कुछ सतही समानताएं जरूर बताई गईं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जब किसी भी दो प्राचीन लिपियों की तुलना की जाती है तो कुछ आकृतियां मिलना स्वाभाविक है। यह मानव मस्तिष्क की समान सोच का परिणाम हो सकता है, न कि सीधा सांस्कृतिक संपर्क। अब तक ऐसा कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है जो चीन और ओल्मेक सभ्यता के बीच सीधे संबंध को साबित करे। फिर आता है नॉर्डिक या वाइकिंग सिद्धांत। कुछ लोगों का मानना है कि उत्तरी यूरोप के नाविक अमेरिका पहुंचे और उन्होंने ओल्मेक संस्कृति को प्रभावित किया। इस तर्क के समर्थन में एक पत्थर की आकृति का जिक्र किया जाता है जिसमें दाढ़ी वाला चेहरा दिखाई देता है। दावा किया गया कि यह चेहरा किसी यूरोपीय व्यक्ति जैसा लगता है, लेकिन कला की व्याख्या अक्सर देखने वाले की सोच पर निर्भर करती है। अगर कोई पहले से यह मानकर देखे कि यह यूरोपीय है तो उसे वैसा ही लगेगा, लेकिन यह भी संभव है कि वह ओल्मेक समाज का ही कोई व्यक्ति हो जिसकी दाढ़ी या शैली अलग हो। वाइकिंग लोगों के अमेरिका पहुंचने का प्रमाण उत्तर अमेरिका के कुछ हिस्सों में मिला है, लेकिन वह समय ओल्मेक काल से बहुत बाद का है। ओल्मेक सभ्यता लगभग 1200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक सक्रिय रही, जबकि वाइकिंग यात्राएं लगभग 1000 साल पहले की हैं। दोनों के बीच समय का बड़ा अंतर है जो सीधे संबंध को कमजोर बनाता है। कुछ धार्मिक व्याख्याएं भी सामने आई हैं। कुछ समूहों ने ओल्मेक लोगों को किसी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में वर्णित समुदाय से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये तर्क पुरातत्व की बजाय आस्था पर आधारित होते हैं, इसलिए उन्हें वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना जाता। मुख्यधारा के इतिहासकारों का स्पष्ट मत है कि ओल्मेक पूरी तरह मेसोअमेरिका की स्वदेशी सभ्यता थे। उनके विकास के सबूत स्थानीय रूप से मिलते हैं। कृषि, कला, वास्तुकला और धार्मिक प्रतीक धीरे धीरे उसी क्षेत्र में विकसित होते दिखाई देते हैं। अगर कोई बाहरी समूह अचानक आता और इतनी बड़ी सभ्यता स्थापित करता तो उसके निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देते। विदेशी औजार, अलग दफनाने की परंपरा, अलग आनुवंशिक संकेत या स्पष्ट सांस्कृतिक बदलाव, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। यह भी सच है कि इंसान अलग अलग जगहों पर रहते हुए भी समान विचार और तकनीक विकसित कर सकता है। पिरामिड केवल मिस्र में नहीं बने, वे मेसोअमेरिका में भी बने। इसका मतलब यह नहीं कि दोनों के बीच सीधा संपर्क था। कभी कभी मानव समाज समान समस्याओं का समान समाधान खोज लेते हैं। तो फिर ये वैकल्पिक सिद्धांत इतने लोकप्रिय क्यों हैं? शायद इसलिए कि रहस्य लोगों को आकर्षित करते हैं। यह विचार कि किसी प्राचीन सभ्यता के पीछे कोई छिपी हुई समुद्री यात्रा या भूली हुई महाशक्ति रही होगी, सुनने में रोमांचक लगता है। लेकिन इतिहास केवल रोमांच से नहीं चलता,
वह प्रमाण पर चलता है। आज तक उपलब्ध सबूत यही बताते हैं कि ओल्मेक सभ्यता स्थानीय लोगों द्वारा विकसित की गई थी। उन्होंने अपने आसपास की जमीन, संसाधनों और समाज का उपयोग करके एक शक्तिशाली संस्कृति बनाई। उनके विशाल पत्थर के सिर अफ्रीका, चीन या यूरोप की कहानी नहीं सुनाते, बल्कि उसी भूमि की कहानी बताते हैं जहां वे खड़े हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सवाल पूछना गलत है। इतिहास में सवाल जरूरी है, लेकिन जब तक ठोस प्रमाण न मिले तब तक किसी सिद्धांत को सच मान लेना जल्दबाजी होगी। ओल्मेक सभ्यता अपने आप में इतनी अद्भुत है कि उसे रहस्यमय बनाने के लिए बाहरी कहानियों की जरूरत नहीं है। अंत में यह बहस हमें एक बात जरूर सिखाती है, कभी कभी सच्चाई उतनी ही साधारण होती है जितनी वह दिखाई देती है। और कभी कभी किसी सभ्यता की महानता इस बात में होती है कि उसने खुद अपनी जमीन पर खड़े होकर वह सब बनाया जिसे हम आज भी हैरानी से देखते हैं। नंबर 3, द ओल्मेक अर्थ मॉन्स्टर। मई 2023 में एक ऐसी खबर आई जिसने पुरातत्व की दुनिया का ध्यान फिर से ओल्मेक सभ्यता की ओर खींच लिया। एक भारी भरकम पत्थर की मूर्ति जिसे अर्थ मॉन्स्टर कहा जाता है, कई दशकों तक अमेरिका के एक निजी संग्रह में रहने के बाद आखिरकार मेक्सिको वापस लाई गई। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। इसका वजन लगभग 1 टन था और इसका चेहरा देखने में डरावना, ताकतवर और असामान्य था। चौड़ी खुली जबड़े जैसी आकृति, बड़ी आंखें और ऐसा भाव जैसे वह सीधे सामने खड़े व्यक्ति को निगल जाएगा। लेकिन यह कोई राक्षस की मूर्ति नहीं थी, बल्कि माना जाता है कि यह धरती के देवता का प्रतीक थी। यह मूर्ति सबसे पहले चालकात्सिंगो नाम की जगह पर पाई गई थी, जो मेक्सिको सिटी से दक्षिण में स्थित है। माना जाता है कि यह लगभग 600 ईसा पूर्व या उससे भी पहले की है। लेकिन समस्या यह है कि जब यह मूर्ति खोजी गई तब वह अपने मूल स्थान पर नहीं थी। उसे पहले ही कहीं और ले जाया जा चुका था। पुरातत्व में संदर्भ यानी मूर्ति कहां रखी थी, किस दिशा में थी, उसके आसपास क्या था, यह सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब यह जानकारी गायब हो जाए तो व्याख्या करना कठिन हो जाता है। यही वजह है कि अर्थ मॉन्स्टर आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। यह मूर्ति ओल्मेक के विशाल पत्थर के सिरों जैसी जरूर दिखती है, लेकिन उससे अलग भी है। विशाल सिर स्पष्ट रूप से इंसानी चेहरे हैं, जबकि अर्थ मॉन्स्टर का चेहरा इंसान और किसी अलौकिक प्राणी के बीच का लगता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह धरती का प्रतीक है, एक ऐसी शक्ति जो जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। ओल्मेक लोग प्रकृति के बेहद करीब रहते थे। उनकी खेती मक्का पर निर्भर थी और मक्का बारिश पर। अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी, अगर नहीं हुई तो भूख और संकट। इसलिए उनके देवताओं का सीधा संबंध प्रकृति से था। बारिश का देवता, मक्का का देवता और धरती का देवता। धरती उनके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि एक जीवित शक्ति थी। पहाड़ पवित्र माने जाते थे, झरने और गुफाएं देवताओं के द्वार समझे जाते थे। ओल्मेक की राजधानी सान लोरेंजो के पास एक पहाड़ी थी जहां से एक मीठा पानी का झरना बहता था। वहां लोग रबर की गेंदें और जेड पत्थर की कुल्हाड़ियां चढ़ावे के रूप में डालते थे। उनका मानना था कि यह धरती को धन्यवाद देने का तरीका है। ऐसे में अर्थ मॉन्स्टर को उस धरती देवता का चेहरा माना जा सकता है जिसे वे पूजते थे। ओल्मेक सभ्यता को अक्सर मेसोअमेरिका की मदर कल्चर कहा जाता है, यानी वह संस्कृति जिसने बाद की सभ्यताओं को आधार दिया। माया और एज़टेक सभ्यताओं के कई देवता और प्रतीक ओल्मेक काल से मिलते जुलते हैं। मक्का का देवता, बारिश का देवता और धरती का देवता, ये सभी बाद की संस्कृतियों में भी दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह है कि ओल्मेक की धार्मिक सोच बहुत गहरी और प्रभावशाली थी। अर्थ मॉन्स्टर की बनावट को ध्यान से देखें तो उसके जबड़े ऐसे खुले हुए हैं जैसे वह किसी को अंदर ले रहा हो। कुछ विशेषज्ञ इसे धरती के मुंह का प्रतीक मानते हैं, यानी धरती सबको अपने भीतर समा लेती है। यह जन्म और मृत्यु दोनों का संकेत हो सकता है। इंसान धरती से पैदा होता है, उसी से भोजन पाता है और अंत में उसी में मिल जाता है।
इस तरह यह मूर्ति जीवन के पूरे चक्र को दर्शा सकती है। चालकात सिंह स्थल पर एक और प्रसिद्ध नक्काशी मिली है जिसे मॉन्यूमेंट 1 कहा जाता है। उसमें एक महिला आकृति दिखाई देती है जिसे कुछ लोग देवी मानते हैं। खास बात यह है कि वह नक्काशी ऐसे स्थान पर थी जहां पहाड़ से बहता पानी सीधे उसके ऊपर गिरता था और नीचे बने गड्ढों में इकट्ठा होता था। लोग उस पानी को पवित्र मानते थे। इससे यह संकेत मिलता है कि ओल्मेक धर्म में प्राकृतिक तत्वों की पूजा बहुत महत्वपूर्ण थी। जेड पत्थर भी ओल्मेक संस्कृति में खास था। यह बहुत कठोर पत्थर है जिसे तराशना आसान नहीं। फिर भी उन्होंने जेड से बेहद चिकनी और सुंदर मास्क और आभूषण बनाए। अधिकतर जेड ग्वाटेमाला के पहाड़ी इलाकों से लाया जाता था जो काफी दूर थे। इसका मतलब यह है कि उनका व्यापारिक नेटवर्क मजबूत था। वे दूर दूर तक यात्रा करते थे और सामान का आदान प्रदान करते थे। लेकिन अर्थ मॉन्स्टर जेड से नहीं बना था। यह ज्वालामुखीय पत्थर से बना था, शायद इसलिए कि इतनी बड़ी मूर्ति जेड से बनाना संभव नहीं था। फिर भी इसकी बनावट और आकार यह दिखाते हैं कि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी। यह कोई साधारण धार्मिक प्रतीक नहीं था, बल्कि संभव है कि इसे किसी खास समारोह या पवित्र स्थान के लिए बनाया गया हो। समस्या यह है कि जब यह मूर्ति अपने मूल स्थान से हटाई गई तो उसके साथ उसका इतिहास भी थोड़ा खो गया। अगर हमें पता होता कि यह किस दिशा में रखी थी, उसके सामने क्या था या उसके पास और क्या वस्तुएं थीं, तो शायद हम इसके अर्थ को बेहतर समझ पाते। पुरातत्व में संदर्भ बहुत मायने रखता है। बिना संदर्भ के व्याख्या अनुमान पर आधारित हो जाती है। फिर भी उपलब्ध जानकारी के आधार पर ज्यादातर विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि अर्थ मॉन्स्टर ओल्मेक धार्मिक सोच का हिस्सा था। यह धरती की शक्ति, उपजाऊपन और प्राकृतिक चक्र का प्रतीक था। ओल्मेक लोग जानते थे कि उनकी जिंदगी प्रकृति पर निर्भर है। अगर बारिश और धरती साथ दें तो जीवन आसान, नहीं तो संकट। इसलिए उनका धर्म सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ था। आज जब यह मूर्ति मेक्सिको वापस आ चुकी है तो उम्मीद है कि स्थानीय शोधकर्ता इसे बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाएंगे। आधुनिक तकनीक, स्कैनिंग और तुलना से शायद इसके बारे में और जानकारी मिले। लेकिन चाहे इसका सटीक अर्थ पूरी तरह समझ में आए या नहीं, यह बात साफ है कि यह मूर्ति ओल्मेक संस्कृति की गहराई को दिखाती है। अर्थ मॉन्स्टर यह याद दिलाता है कि ओल्मेक सिर्फ विशाल पत्थर के सिर बनाने वाली सभ्यता नहीं थे। वे गहरी धार्मिक सोच, प्रतीकों और प्राकृतिक शक्तियों को समझने वाले लोग थे। उनके लिए धरती सिर्फ जमीन नहीं थी, बल्कि एक जीवित शक्ति थी जिसे सम्मान और डर दोनों के साथ देखा जाता था। नंबर 4, ओल्मेक कैपिटल ला वेंटा। मेक्सिको के तबास्को राज्य के घने जंगलों के बीच एक जगह है जो आज शांत है, आधी खुदी हुई है और ऊपर से देखने पर बस मिट्टी के टीले जैसी लगती है। लेकिन लगभग 3000 साल पहले यही जगह मेसोअमेरिका की सबसे ताकतवर और प्रभावशाली राजधानी थी। इसका नाम है ला वेंटा। यही वह शहर था जहां ओल्मेक सभ्यता अपने चरम पर पहुंची। यही वह केंद्र था जहां से धर्म, कला, व्यापार और सत्ता पूरे क्षेत्र में फैलते थे। और फिर लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास यह शहर अचानक ढह गया। जंगल ने इसे निगल लिया और इतिहास में एक बड़ा सवाल छोड़ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? ला वेंटा से पहले ओल्मेक सभ्यता का प्रमुख केंद्र सान लोरेंजो था, लेकिन लगभग 900 ईसा पूर्व के आसपास सत्ता का केंद्र बदल गया। सान लोरेंजो धीरे धीरे कमजोर हुआ और ला वेंटा उभर कर सामने आया। यह बदलाव क्यों हुआ, इसका कोई साफ जवाब नहीं है। कुछ विशेषज्ञ पर्यावरणीय बदलाव की बात करते हैं, कुछ राजनीतिक संघर्ष की। लेकिन इतना तय है कि ला वेंटा का उदय योजनाबद्ध था। यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी, बल्कि सुव्यवस्थित तरीके से बनाई गई राजधानी थी। ला वेंटा एक लंबी प्राकृतिक ऊंचाई यानी रीज पर बसा था, जो पाल्मा नदी के पास स्थित थी। यह स्थान रणनीतिक रूप से सही था। नदी से पानी और व्यापार दोनों की सुविधा मिलती थी। शहर का केंद्र एक विशाल कृत्रिम टीले से बना था,
जिसे कॉम्प्लेक्स सी कहा जाता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मेसोअमेरिका के शुरुआती पिरामिडों में से एक था। यह पूरी तरह मिट्टी और पत्थर से बनाया गया था और इसकी ऊंचाई इतनी थी कि दूर से भी दिखाई देता था। संभव है कि यहाँ धार्मिक समारोह होते हों, जहाँ शासक और पुजारी ऊपर खड़े होकर जनता को संबोधित करते हों। कॉम्प्लेक्स भी एक बड़ा खुला क्षेत्र था जहां आम लोग इकट्ठा होते थे। यह किसी बड़े मैदान जैसा था। यहां से लोग ऊपर बने मंच या टीले पर हो रहे धार्मिक अनुष्ठानों को देखते होंगे। इससे साफ है कि ला वेंटा सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि सामूहिक धार्मिक जीवन का भी केंद्र था। शहर का सबसे खास हिस्सा था कॉम्प्लेक्स ए। यही वह जगह है जिसने आधुनिक पुरातत्व की समझ बदल दी। यहां खुदाई के दौरान 5 कब्रें मिली। इन कब्रों के साथ चढ़ावे के रूप में रखी गई वस्तुएं बेहद खास थीं। जेड पत्थर के आभूषण, रंगीन मिट्टी की परतें, सांप जैसी आकृतियों से बनी मोज़ेक सजावट और गहरे गड्ढों में व्यवस्थित तरीके से रखे गए पत्थर। इन सबको बाद में मिट्टी से ढक दिया गया था। ऐसा लगता है जैसे शहर के पतन से पहले इन चीजों को जानबूझकर सुरक्षित किया गया हो। 4 विशाल पत्थर के सिर भी ला वेंटा में पाए गए। इसका मतलब यह है कि यह शहर ओल्मेक सत्ता का सीधा प्रतीक था। यहाँ शासकों की छवि स्थापित की जाती थी। यहाँ से उनका प्रभाव फैलता था। व्यापार के सबूत भी यहाँ मिलते हैं। जेड पत्थर जो ग्वाटेमाला के ऊंचे पहाड़ी इलाकों से आता था, यहाँ मिला है। इसका मतलब है कि ला वेंटा दूर दूर तक फैले व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। ऑब्सिडियन, दुर्लभ पत्थर और दूसरे कीमती सामान भी यहां तक पहुंचते थे। ला वेंटा को अक्सर मेसोअमेरिका की पहली महान राजधानी कहा जाता है। इसकी योजना, धार्मिक संरचनाएं और सामाजिक संगठन बाद की माया और एज़टेक सभ्यताओं की नींव बने। यह शहर सिर्फ इमारतों का समूह नहीं था, बल्कि एक सोच का केंद्र था। एक ऐसा स्थान जहां धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास ला वेंटा का प्रभाव कम होने लगा। शहर धीरे धीरे खाली होता गया। कोई साफ युद्ध के निशान नहीं मिले, कोई बड़े पैमाने की आगजनी का प्रमाण नहीं मिला। फिर भी शहर छोड़ दिया गया। यह रहस्य आज भी बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पर्यावरणीय कारणों से ऐसा हुआ होगा। मेक्सिको का यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। लगातार बाढ़, मिट्टी का कटाव और जलवायु में बदलाव ने शहर को रहने लायक नहीं छोड़ा होगा। कुछ लोग सामाजिक असंतोष या सत्ता संघर्ष की बात करते हैं। अगर शासक वर्ग कमजोर पड़ गया हो तो व्यवस्था टूट सकती थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि कॉम्प्लेक्स ए को शहर छोड़ने से पहले मिट्टी से ढक दिया गया था। यह किसी सामान्य परित्याग जैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे किसी अनुष्ठान के तहत शहर को बंद किया गया हो, जैसे उन्होंने जानबूझकर अपने पवित्र स्थानों को मिट्टी में समा दिया हो। क्या यह किसी धार्मिक मान्यता का हिस्सा था या किसी बड़े संकट के जवाब में किया गया काम? ला वेंटा के पतन के बाद ओल्मेक सभ्यता पूरी तरह गायब नहीं हुई, लेकिन उसका प्रभाव टूट गया। छोटे छोटे केंद्र बचे रहे, लेकिन वह केंद्रीय शक्ति नहीं रही जो पहले थी। कुछ लोग मानते हैं कि ओल्मेक संस्कृति बाद की वेराक्रूज संस्कृति में बदल गई, लेकिन वह वैसी संगठित और प्रभावशाली नहीं रही जैसी ला वेंटा के समय थी। दिलचस्प बात यह है कि ला वेंटा के पतन के आसपास ही माया सभ्यता का उदय शुरू होता है। क्या यह सिर्फ संयोग था या सत्ता और विचारों का स्थानांतरण हुआ? यह सवाल आज भी चर्चा का विषय है। सीधे प्रमाण नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव साफ दिखाई देता है। आज जब हम ला वेंटा के अवशेषों को देखते हैं तो वे बस मिट्टी के ढेर जैसे लग सकते हैं, लेकिन 3000 साल पहले यही जगह मेसोअमेरिका का केंद्र थी। यहां से धर्म, कला, व्यापार और राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ। यह शहर उस सभ्यता का दिल था जिसने बाद की पूरी क्षेत्रीय संस्कृति को दिशा दी। ला वेंटा हमें यह सिखाता है कि सबसे शक्तिशाली शहर भी हमेशा नहीं टिकते। प्रकृति, राजनीति या सामाजिक बदलाव, किसी भी वजह से वे गिर सकते हैं, लेकिन उनके बनाए विचार और प्रतीक आगे बढ़ते रहते हैं। ओल्मेक सभ्यता का पतन आज भी एक रहस्य है।
कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन शायद यही इतिहास की खूबसूरती है। कुछ सवाल हमेशा खुले रहते हैं। ला वेंटा सिर्फ एक पुराना शहर नहीं है, यह एक याद दिलाने वाला सबूत है कि हजारों साल पहले भी इंसान संगठित समाज, जटिल धर्म और विशाल निर्माण करने में सक्षम था। और जब हम उन शांत टीलों को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, कभी यहाँ हजारों लोग रहते थे, समारोह होते थे, व्यापार चलता था और सत्ता का खेल खेला जाता था। आज जंगल ने सब ढक लिया है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा हैं।